समतल आकृति कोई भी दो आयामी आकार होता है, जैसे ये। इस पाठ में हम समतल आकारों के क्षेत्रफल का निर्धारण करने पर काम कर रहे होंगे। द्विबाहु त्रिकोण उदाहरण के लिए इनका परिधि गणना करने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपको इसकी बाह्य धार की कुल लंबाई का पता लगाने की आवश्यकता होती है, जो इसके प्रत्येक ओर की लंबाई को जोड़कर मिलती है। यहाँ फिदेल ने कुल 28 मीटर चला है। तो एक समतल आकृति के परिधि का पता लगाने के लिए हम बस सभी बहुओं की लंबाई को जोड़ते हैं। लेकिन हम प्लेन आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आइए शुरू करते हैं कि कैसे विभिन्न त्रिभुजों का क्षेत्रफल गणना करें। समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार और ऊंचाई को आधे से गुणा करके निर्धारित किया जाता है। तो पाठ अगर इस त्रिभुज के निम्नलिखित आयाम होते तो हम इन मानों को हमारे सूत्र में प्रतिस्थापित करते। क्षेत्रफल आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, यानी यह 1 आधा गुणा 10 गुणा 8 होता है। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर वर्ग है। यह सूत्र सभी त्रिभुजों के लिए समान रहता है। हालांकि इसे काम करने के लिए जो त्रिभुज समकोण नहीं है, जैसे कि यह समद्विभाज्य त्रिभुज, आपको पहले त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई का पता लगाना होगा। यह आमतौर पर पाइथागोरस के थ्योरम का उपयोग करके किया जा सकता है। b वर्ग जोड़ h वर्ग बराबर होता है x वर्ग। चलिए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। अगर ये दोनों झुके हुए पक्ष 5 सेमी होते, त्रिभुज का आधार BC 8 सेमी के बराबर होता और प्रत्येक छोटे b के लिए 4 सेमी, हमारे पास अपनी अज्ञात लंबाई h को खोजने के लिए पर्याप्त मान होते हैं। b चौर है, x 5 है। हम सूत्र को पुनः व्यवस्थित करते हैं इस प्रकार ही स्केवर्ड बाईं हाथ की ओर हो और हम h वर्ग के बराबर पहुंचते हैं 5 वर्ग माइनस 4 वर्ग या 25 माइनस 16। इसीलिए h वर्ग 9 है और इसीलिए h का मान 3 है। अब हमारे पास लंबवत ऊंचाई है। हम वापस जा सकते हैं कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र खोजने के लिए हम जिस क्षेत्रफल की तलाश में हैं वह बराबर होता है 1 आधा गुणा 8 गुणा 3। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वर्ग है। यही नियम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गणना करने के लिए भी लागू किए जा सकते हैं। पहले पाइथागोरस का उपयोग करके त्रिभुज की लंब ऊंचाई का पता लगाएं। यहाँ हमारे सभी पदल 10 सेंटीमीटर के बराबर हैं। इसीलिए पाइथागोरस के लिए हमें आधार 5 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर का उपयोग करना होगा। हम इन मानों को प्रतिस्थापित करते हैं, h2 को विषय बनाते हैं और h के लिए हल करते हैं, जिसे हम 76 का वर्गमूल पाते हैं। इसे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र में प्रतिस्थापित करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधे आधार और लंब की ऊंचाई के गुणनखंड से बराबर होता है, जो 1 आधा गुणा 10 गुणा 75 का वर्गमूल है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 मूल 75 है। अब हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल की गणना करना समाप्त कर दिया है। आइए देखें कि यह अन्य समतल आकृतियों के लिए कैसे किया जाता है। क्योंकि एक वर्ग के 4 समान बाहु होती हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप केवल किसी भी दो बाहुओं को एक साथ गुणा करते हैं या खुद को ही गुणा करते हैं। यदि इस वर्ग की बाहें प्रत्येक 10 मीटर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल 100 मीटर वर्ग होगा। एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा करके निकाला जा सकता है। इस उदाहरण में आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 150 मीटर वर्ग होता है। रोम्बस एक ऐसा वर्ग होता है जिसे धक्का दिया गया होता है और 4 बराबर बाहें होती हैं। हालांकि इसका मतलब है कि कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, तो हम एक रोम्बस के क्षेत्रफल का सूत्र नहीं इस्तेमाल कर सकते। बजाय हम सूत्र क्षेत्रफल b की बारी होती है, जहां b रोम्बस के चारों बहुओं में से किसी की लंबाई होती है और h रोम्बस की लंब ऊंचाई होती है। अगर आपको एक लंबवत ऊंचाई नहीं दी गई है, तो आपको इसे पाइथागोरस का उपयोग करके खोजना होगा, जैसा कि आप त्रिभुजों के साथ करेंगे। यह रोम्बस के पक्षों के बराबर होता है 8 सेंटीमीटर और लंबवत ऊंचाई 7.6 सेंटीमीटर। इसीलिए इसका क्षेत्रफल 68.8 सेंटीमीटर हुआ है। हम अपने आखिरी दो समतल आकृति पर पहुंचते हैं। समांतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको एक ही के लिए वही सूत्र इस्तेमाल करना होता है। पाइथागोरस का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। लंबवत ऊंचाई का पता लगाएं और फिर इस ऊंचाई से आधार को गुणा करें। इस समांतर चतुर्भुज का आधार 13 सेंटीमीटर लंबा है और लंबवत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 13 गुणा 4 बराबर होता है 92 सेंटीमीटर वर्ग। एक ट्रेपीजियम के लिए इसके क्षेत्रफल का पता लगाने का सूत्र है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1 आधा गुणा h गुणा a प्लस b। a और b समांतर बाहुओं की लंबाई है,
ए छोटी बाहु और बी लंबी बाहु है। यदि इस समलंब चतुर्भुज के लिए लंबवत ऊंचाई 4 सेमी होती और हमारी समांतर बाहुओं की लंबाई ए 5 सेमी और बी 8 सेमी होती, क्षेत्रफल बराबर होता है आधे का 1 गुना h गुना a प्लस b, तो हम पास होते हैं 1 आधा गुना 4 गुना 5 प्लस 8 ब्रैकेट्स में। हम सुनिश्चित करते हैं कि हम ब्रैकेट्स में मूल्यों को गुना करने से पहले जोड़ते हैं और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग है। अब तक हम कह रहे थे कि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी लंबवत ऊंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम एक त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकते तो क्या होता है। लगभग 2000 वर्ष पहले मिस्र में, जिसे हम हीरो द्वारा अलेक्जेंड्रिया के रूप में जानते हैं, ने इस सूत्र की खोज की, जो केवल एक त्रिभुज की तीनों बाहुओं की लंबाई का उपयोग करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करता है। डरावना दिखने वाला, लेकिन वास्तव में काफी साधारण, एक बार आपने इसे समझ लिया। चलो इसे तोड़ते हैं। हीरो के सूत्र का उपयोग करके एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 4 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पहले 3 त्रिभुज की 3 बाहुओं ए, बी और सी की लंबाई है। चौथा कुछ ऐसा होता है जिसे हम एस के नाम से जानते हैं, जिसे हम अर्ध परिधि कहते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है? ठीक वैसे ही जैसे एक अर्धवृत्त एक वृत्त का आधा होता है, अर्ध परिमाप का अर्थ होता है परिमाप का आधा। समान्यीकरण से बस ए, बी और सी को जोड़ना होता है परिधि पता करने के लिए, और फिर इस 2 से विभाजित करना होता है। ठीक है, चलिए हेरोन के सूत्र का उपयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल s गुणा s का वर्गमूल होता है, जिसमें s माइनस a का गुणनखंड और s माइनस b का गुणनखंड होता है, टाइम्स s माइनस c। हमारे पास a, b और c हैं। ये हमारे 3 पक्ष हैं, 8, 5 और 7। आप इन्हें किसी भी क्रम में उपयोग कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि s क्या है, लेकिन हम इसे परिधि का गणन करके और फिर इसे 2 से विभाजित करके गणना कर सकते हैं। 8 जोड़ 5 जोड़ 7 होता है 20, जिसे 2 से विभाजित करने पर 10 होता है, इसलिए s के बराबर 10 है। अब क्षेत्रफल और पता चलता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17.32 यूनिट्स वर्ग है। सरल है ना? हेरोन का सूत्र के बारे में अद्भुत बात यह है कि यह हमें केवल त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में ही मदद नहीं करता, यह हमें बहुत सारे चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकालने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि चतुर्भुजों को त्रिभुजों में विभाजित किया जा सकता है। और यह काफी अच्छा है,